हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ नज़रिया। आज नज़रिया के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उस शख्सियत से जो कि यूथ वेलफेयर में और पंचायती राज में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। तो पेश खिदमत है आपके सामने आज चंद्रशेखर प्राण सर। नज़रिया के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में अपना थोड़ा संक्षेप में बताइए प्लीज। मेरा नाम है चंद्रशेखर प्राण। मैं इससे पहले भारत सरकार में जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, उसमें नेशनल लेवल पर डायरेक्टर के रूप में काम करता था और विशेषकर पूरे देश में युवाओं के विकास को लेकर के और फिर युवाओं को पहले प्रशिक्षित करना, उनकी लीडरशिप डेवलप करना और फिर उसके बाद उनको गांव के विकास के साथ ये यूथ वेलफेयर का काम क्या है? यूथ वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है वो मुख्य रूप से दो तरह के कार्यक्रम को संचालित करती है। एक तरह स्टूडेंट जो छात्र युवा हैं, स्टूडेंट यूथ जिनको कहते हैं, दूसरा नॉन स्टूडेंट जी। स्टूडेंट यूथ के लिए एनएसएस है, नेशनल सर्विस स्कीम जिसको होगा, और गैर छात्र युवाओं के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है देश में, एक यूनिवर्सिटी में चलते हैं और एक गांव में। तो इसी में मैं काम करता था, एक नेशनल लेवल पे डायरेक्टर के रूप में। उसको पूरी तरह से उसकी प्रोग्रामिंग और सारी चीजें। तो इसमें होता क्या है, काम क्या होता है? नेहरू युवा केंद्र में ये होता है कि गाँव में यूथ क्लब बनाए जाते हैं, जो 15 से लेकर के 25 साल की यूथ है, उनको लेकर के यूथ क्लब बनते हैं और वो यूथ क्लबों के माध्यम से यूथ की लीडरशिप और स्किल डेवलप की जाती है और उन युवकों को गांव के विकास की जो मुख्य धारा है या जो भी विकास के कार्यक्रम हैं जो मेन स्ट्रीम के, उसके साथ उनको जोड़ा जाता है। तो एक तरफ से वो खुद अपना उनका डेवलपमेंट होता है और दूसरी तरफ गांव के विकास में उनकी मुख्य भूमिका। उनको आप बताते हैं कि क्या क्या सरकारी स्कीम्स हैं, क्या क्या फंड्स हैं, क्या काम करने का दायित्व है या क्या पॉलिसी है, ये सब आप उनको बिल्कुल करते हैं या स्टूडेंट्स को ये भी समझाते हैं कि एक जो आपका गांव है, उस गांव का सिस्टम क्या है, उस गांव में आप क्या योगदान कर सकते हैं, और दूसरी सिर्फ गवर्नमेंट की स्कीमें ही नहीं, वो तो है ही है, उसके अलावा कि स्थानीय स्तर पर और चीजें क्या खड़ी की जा सकती है। प्रैक्टिकली क्या परफॉर्मेंस है इस? बहुत अच्छा है, बहुत सारे यूथ निकलते हैं जो होते हैं, फिर बहुत सारी उनकी एक्टिविटी गाँव में चलती हैं, खेल कूद की, वोकेशनल ट्रेनिंग की, कल्चरल एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गांव में यूथ को एक तरह से राष्ट्र की मुख्य धारा में इन्वॉल्व करना होता है। तो वहाँ पर हर गांव में कोई ना कोई उसका होता है अधिकारी? नहीं, अधिकारी तो जिले लेवल पर होता है। जिला लेवल पर कितने अधिकारी होते हैं? एक होता है डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर बोलते हैं उसको, जो भारत सरकार का ए ग्रेड का अफसर होता है। बाकी उसका अपना पूरा ऑफिस होता है, स्टाफ होता है, लेकिन हर ब्लॉक में विजिट होता है नहीं, हर ब्लॉक में, हर गांव में यूथ क्लब होता है और उन यूथ क्लबों को कोऑर्डिनेट करने के लिए या उनको गाइड करने के लिए हर ब्लॉक में एक नेशनल सर्विस वॉलंटियर होता है, उसको रखा जाता है फुल टाइम। गवर्नमेंट उसको डिप्लॉय करती है 2 साल के लिए। रोजगार में भी कोई योगदान इसका होता है? रोजगार के उस तरह से नहीं, ट्रेन जैसे मान लीजिए हमने उनको प्रशिक्षित किया, माना ये गया कि ग्रेजुएशन के बाद जो लड़के लड़कियां राष्ट्रीय सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनको एक अवसर दिया जाता है और वो उनको एक स्टाइपेंड दिया जाता है। तो ऐसे हर साल 20,000 लोगों को भारत सरकार डिप्लॉय करती है और इनको हर ब्लॉकों में फिर इनको उन्हीं के ब्लॉक में उनको जिम्मेदारी दी जाती है। वही लोग गांव में जाकर के यूथ क्लब बनाते हैं, पहले से बने हुए यूथ क्लब होते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं, उनके साथ काम करते हैं और एक तरह से पूरे मूवमेंट को आगे ले जाते हैं। जब थे अभी तो आपने वीआरएस, अभी तो मैंने वीआरएस ले लिया। मैं पूछूंगा कि वीआरएस का कारण क्या था इतनी जल्दी वीआरएस लेने का, लेकिन आप क्या मुतमईन थे, सेटिस्फाइड थे इसके काम से जो हो रहा था काम, कि उसमें कुछ जरूरत थी और करने की? नहीं, बहुत है। देखिए, कोई एकदम से संतुष्टि नहीं हो सकती ना, ये तो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में जितना करिए उतना ही कम होता है। हमेशा हर चीज़ें परफेक्ट नहीं हो पाती और समय के हिसाब से उसकी डिमांड बढ़ती जाती है।
नहीं, कहीं बॉटलनेक है या कहीं पर वो स्वाभाविक है, क्योंकि कुल मिलाकर के ये डिपेंड करता था कि गांव में जो यूथ क्लब बना है उसकी लीडरशिप कैसे काम कर रही है जी। क्योंकि अगर वहाँ ठीक से अच्छा यूथ लीडर मिल गया जिसने उस काम को आगे बढ़ाया तो वहाँ आपको अच्छा काम होते हुए दिखाई पड़ेगा। जो गांव में काम होने चाहिए, डेवलपमेंट काम होने चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए एक आपको जिम्मेदार शख्स ढूंढना है या कुछ लोगों को एक ग्रुप ढूंढना है जो उसे एक्टिवेट करे और ईमानदार हो, जो अपने गांव के लिए ईमानदार हो, समाज के लिए ईमानदार हो। ये देखिए दो चीजें हैं ना कि गांव में डेवलपमेंट प्रोग्राम तो अलग अलग संस्थाएं चला रही हैं, भारत सरकार की या राज्य सरकार, एनजीओ भी बहुत सारे, या एनजीओ अलग अलग डिपार्टमेंट उस काम को कर रहे हैं। लेकिन उस गांव का जो नौजवान है, उस नौजवान को उन सारे कार्यक्रमों के साथ उसकी भागीदारी तय हो सके, उसके लायक उसको बनाया जा सके, हमारी जिम्मेदारी, मतलब नेहरू या केंद्र की जिम्मेदारी ये होती थी। अच्छा, डेवलपमेंट प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी नहीं होती थी। तो वीआरएस आपने 2013 में लिया, उसके बाद से क्या फिर आपकी एक्टिविटीज है? वास्तव में क्योंकि मैं तो गांव से ही था जी, गांव से ही था, और दूसरा ये था कि मैं अपने विद्यार्थी जीवन में ही यूथ मूवमेंट का हिस्सा बन गया था। जब मैं हाई स्कूल से था तभी से यूथ प्रोग्राम में मेरा अपना इन्वॉल्वमेंट हो गया था। तो वो तो एक तो मेरा वो था, दूसरा गांव के प्रति था, नजरिया था। धीरे धीरे जब ये समझ में आया, और विशेष करके 1992 में जब 73वां संविधान संशोधन आया, उसके बाद पंचायतों को गांव की सरकार के रूप में प्रतिष्ठित किया संविधान 92 से, या 92 में संविधान संशोधन हुआ, 93 में उसका नोटिफिकेशन हुआ राष्ट्रपति की तरफ से, राजाज्ञा जारी हुई, और 94 में राज्यों ने अपने कानूनों में बदलाव किया, और 95 से वो लागू हुआ। तो जब 95 से ये लागू हुआ, जैसे अब धीरे धीरे 30 साल होने जा रहे हैं इसको लागू हुए, 28 साल, तो इन 28 सालों में शुरू में ये हुआ कि जब गांव की सरकार बन गई जी, और उसको 29 विषय संविधान ने सौंप दिए थे, जैसे सरकारों को विषय दिए जाते हैं, तो इस तरह 29 विषय दिए गए जिसमें गांव विकास के सारे विषय शामिल थे कि ये जो पंचायतें होंगी अब इनकी जिम्मेदारी होगी अपने गांव के विकास के लिए, और इनको सीधे ऊपर से फंड आएगा, इनकी हिस्सेदारी बनेगी भारत के राजस्व में। तब ये लगा कि इसके लिए गांव में जो जागरूकता पैदा होनी चाहिए, जिस तरह का ओरिएंटेशन होना चाहिए, और जिस तरह का लोगों का उसके साथ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो पंचायतों को सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में स्थापित किया गया। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है, जो कहते हैं ना जनता ही सरकार है, तो उसका सही अर्थ यहाँ आकर नहीं, यहाँ पर भी जैसे यहाँ इलेक्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, पूरी तरह से वो कॉर्पोरेट का और पंचायत का इलेक्शन होता है, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। अलग इस सेंस में है कि वहां पर चुनाव भी होता है, और चुनाव से 11 लोग चुने जाते हैं। मान लीजिए सरपंच चुना गया, कुछ पंच चुना गया, लेकिन इनको गांव के बारे में निर्णय लेने का अधिकार इनके पास नहीं होता। तो ठीक उसी तरह जैसे भारत के मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री, देश के बारे में निर्णय का अधिकार उनके पास नहीं है। निर्णय का अधिकार पार्लियामेंट के पास होता है और विधानसभा के पास होता है। वहां से जो पास होगा वही इम्प्लीमेंट। यहाँ भी सदन होता है, अभी मैं नगर पालिका नहीं, सदन यहाँ सदन गांव में ही होता है। हाँ, ग्राम सभा बोलते हैं, ग्राम सभा जी, जैसे लोकसभा, विधानसभा और गांव सभा। गांव सभा में उस गांव के सारे मतदाता गांव सभा के सम्मानित सदस्य होते हैं। जो ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक में तो एक सदन होता है ना? नहीं, ब्लॉक में ब्लॉक पंचायत होती है, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत होती है। तो 3 पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत। लेकिन यहाँ की जो और वो ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत भी मंत्रिमंडल वाला रूप है, विधायिका वाला रूप नहीं है, संसद वाला रूप नहीं है। पार्लियामेंट का जो स्वरूप है, जहाँ निर्णय होता है, नीतियां तय होती हैं, प्लान बना करते हैं, वो सब गांव में ग्राम सभा में बनता है। तो इस बीच कोई बदलाव इसमें आया पंचायत में? मतलब बहुत, देखिए बदलाव बहुत धीरे आ रहा है, उसके 3-4 कई कारण हैं उसके लिए, लेकिन बदलाव हो रहा है। बदलाव तो होगा, स्वाभाविक। हाँ, जब चीजें जाएंगी, लोगों को जिम्मेदारियां मिलेंगी, आज नहीं तो कल तो लोग इन्वॉल्व थ्रेड भी होंगे। से ज्यादा ये है कि
भारत के स्तर पर मतलब संविधान के स्तर पर जी। प्रावधान कर दिया गया, ढांचा बना दिया गया, ठीक है। पॉलिसी सब अच्छी होती, पॉलिसी अच्छी हो गई, ढांचा बना दिया गया, लेकिन जो पावर देने का काम था वो राज्य के विधानमंडलों पर छोड़ दिया गया, क्योंकि जो 29 सब्जेक्ट थे वो स्टेट के सब्जेक्ट थे। तो स्टेट के सब्जेक्ट थे, तो इसलिए उसके संबंधित पावर देने की जिम्मेदारी अपने पावर को बांटना था स्टेट को जी। इसके लिए स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ राज्यों ने बहुत सारे अधिकार दिए, वहां एक अच्छा काम हो रहा है, प्रभाव भी दिखा। बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने अभी बड़ा संकोच किया है, अर्थात वो पावर को उस तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहे हैं, जिसको कहते हैं विकेंद्रीकरण नहीं कर रहे। इसमें थ्रेड यही है हाँ। कि एक तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अख्तियार है अपने पावर्स को डिसेंट्रलाइज करने का, डिसेंट्रलाइज वो नहीं कर रही है, वो ठीक से नहीं कर रही है। हाँ। हाँ